नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का 15वां पाठ। इसका पाठ तीसरा है, आखिरी चट्टान। इसके लेखक है राकेश मोहन। हमने आपको पहले बता दिया था इनकी मुख्य जीवन परिचय के बारे में और मुख्य कृतियों के बारे में जो रचनाएं लिखी थी। शब्दार्थ वो के वही है, लेकिन एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। विस्तार का मतलब फैलाव, संगम का मतलब मिलन स्थल, क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, झुरमुट यानी पेड़ या झाड़ी का सघन एरिया, और सुरमई यानी सुरमे के रंग वाला, और कड़ल काको यानी समुद्री पक्षी को कड़ल काको कहते हैं। और हिंदी से मतलब अरबी भाषा में 1 2 3 4 जो गिनती होती है उसको हम कहते हैं। इसमें इस पाठ में आपको हमने पहले बताया था कि एक यात्रा वृत्तांत है जो कि 1952 में से फरवरी 1953 के बीच राकेश मोहन जी ने गोवा से कन्याकुमारी तक की जो यात्राएं की थी उसका सुखद संस्मरण इसमें बताया गया है। राकेश मोहन जी ने लिखा कि मैं चट्टान की नोकों पर पैर पसारे या पैर रखे ठीक उसी तरह ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा ये अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ कोई मजाक हो गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से ही रास्ता बना था। मन में डर निकल जाने पर मुझे अपने आप में काफ़ी हल्का महसूस होने लगा और मैं चट्टान के नीचे कूद गया। रात के होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर की काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ। नीचे सड़क पर टार्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज़ की मंदिम रोशनी। बहुत मन बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखी मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था कि अभी कई दिन यहाँ, कई सप्ताह यहाँ रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत करके आया कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ से तुरंत लौट जाना चाहिए। वहाँ सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनाकोर में 17 दिन तक रहकर जो अरबी 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज़ की दराज में छोड़ आया। अब मुझे 2 में से एक चुनना था। एक तरफ तो कन्याकुमारी का सूर्यास्त, उसको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, समुद्र तट की और वहाँ की रेत को भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे हुए जो कागज़ 80-90 कागज़ थे वो मैं होटल की एक दराज में भूल के आ गया था, वो बंद थे। देर तक बैठा रहा, देखता रहा जैसे जैसे पौधे की टहनियाँ उनके हाशिए से बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्याओं का हल मिल सकता है। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस स्कूल के कंपाउंड में आकर रुकी। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में कुछ गीत गा रही थी, जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित कर रही थी। उस गीत को सुनते हुए दूर जहाज़ की रोशनी के ऊपर तक चमकते सितारों को देखते हुए मन और उदास रहने लगा। गहरी सांझ में सुरमई रंग में रंगी उस आवाज़ की गहराई के बिना कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था वो उस रोए की ज़िद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी, लेकिन उससे भी ज़िद्दी एक और रोया था दिमाग में किसी कोने में अटका था, वो कि सुबह जाने वाली बस का टाइम टेबल मुझे पता चले। और गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ साथ टाइम टेबल से हिंद से जुड़े जा रहे थे। पहले बस 7 बजे, दूसरी बस मतलब इस प्रकार बसों का टाइम बताया जा रहा था। थोड़ी देर में बस लौटी और गीत के स्वर विलीन हो गए और अंत में केवल हिंद से की चरखी चलती रही। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित युवा ऐसे हैं जो बेकार है। उनमें से 100 से अधिक ग्रेजुएट है। इनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में खुद अपने फ़ोटो और एल्बम बेचना। दूसरे नवयुवक भी इसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं
और ये दार्शनिकों से बहस करते हैं। यानी आकाश में तरह तरह के रंग बिरंगे झिलमिलाकर जो तारे टिमटिमा रहे थे, पानी के अंदर दीपों की तरह भी समुद्र में शाह बिखरी चट्टानों की चोट में उदित हो रहा था सूर्य। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इकट्ठे हुए थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के नवयुवतियाँ अपनी टोकरियों में शंख और मालाएं दिखला रही थी। इस प्रकार मेरे साथियों को कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। वहाँ से मल्ला उस तूफान से ऊपर जाने के हक में नहीं थे। बहुत कुछ कहने के बाद में मल्ला किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट पर लेके आ गए। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूम करके लहरों के थपेड़े खाते हुए उस तरफ बढ़ने लगी। ये रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उसी से ज़्यादा ये खतरनाक था। नाव इस तरह लहरों से ऊपर उठ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि ये अब पलटे। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल में वह उलटते उलटते बची। 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। अचानक उस भंवर से हमारी चेतना जागी और किसी न किसी तरह से 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह बाहर निकली। इसमें अपने आप ही मल्ला की कोशिश कह लो या मैं नहीं कह सकता। भंवर में कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट युवक ने बताया था कि उस चट्टान को आप लगभग छूकर आए, जिस चट्टान पर से कूद करके एक नवयुवती ने आत्महत्या की थी। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्त भी इस तरह मंडली बना करके अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास आकर के रुकते और प्रणाम करते थे। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारों के बीच हल्की धूप से कई नावों के पाल और कड़क कालों के पंख ऐसे चमक रहे थे। मैं अब भी आँखों के बीच दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 की थी और चौथी। इस प्रकार एक शाम वहाँ रुक करके कनाकोर लौट गया। वहाँ जाकर लिखे कागज़ मिल गए तो चौकीदार ने मोड़ कर कॉपी बना ली थी और कागज़ों पर लिखाई कर एक तरफ अगले हिस्सों पर अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने ये कॉपी उससे ली तो उससे शायद उससे कम निराशा नहीं होगी कि कन्याकुमारी पहुंच करके आपने अपने सूटकेस खोलने पर जो हुई। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। आप इसको एक बार घर पे रीड कर लें। और हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न लिख लीजिए। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर दूसरा, सूर्योदयकालीन क्षणों में ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। एक बार आप ध्यान से सुन ले। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि किसे कहा गया है? और दूसरा प्रश्न है, सूर्योदयकालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा? तो बच्चों, ये रहा आपका पाठ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।